हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005? पूछा गया है कि आरटीआई एक्ट जो है उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक ऑथोरिटीज। जो सार्वजनिक जो पब्लिक ऑथोरिटीज है ना, उनके बीच में क्या अकाउंटेबिलिटी लाना था और ट्रांसपेरेंसी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन भी उस तक पहुंच सके। एक जो नागरिक है वो भी उस इंफॉर्मेशन को पा सके पब्लिक अथॉरिटी से। तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया। चलिए नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन इंडिया। तो भारत में जो CIC है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सेक्शन 12 में मेंशन किया गया है कि आरटीआई एक्ट एज पर द सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द आरटीआई एक्ट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे CIC और चीफ इंफॉर्मेशन जो है ना, ये और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन दोनों की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है टू विच एरियाज डज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एक्सटेंड। तो ये जो एक्ट है कहाँ पर लागू होता है इसके बारे में बोला। तो ये पूरे इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया, होल इंडिया में ये लागू होता है। ठीक है, तो इनिशियली द आरटीआई एक्ट 2005 डिड नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, बट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019 इट नाउ अप्लाइज थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में लागू होता है ये। नेक्स्ट है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का मतलब क्या है ना, इसका मीनिंग पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो सेक्शन 5 में इसके बारे में मेंशन किया गया है और इसका मतलब होता है एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड इन अ पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो वो अधिकारी जो सार्वजनिक प्राधिकरण में सूचना प्रदान करने के लिए नामित किया गया है ना, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। So, as per Section 5, subsection 1 of the RTI Act, every public authority must designate a central public information officer or state public information officer to provide information, जो information provide कराएंगे। Next है what does the definition of information under the RTI Act include? तो जो सूचना है उसके अंतर्गत RTI Act में क्या शामिल किया गया है इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, एडवाइस, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा, ये सभी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आएंगे। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज F सेक्शन याद रखिएगा, आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स मटेरियल इन एनी फॉर्म सच एज रिकॉर्ड, मतलब मटेरियल हो वो किसी भी फॉर्म में हो, रिकॉर्ड के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल, एडवाइस, प्रेस रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी फॉर्म में हो, इस टाइप का सब मटेरियल इंफॉर्मेशन के तहत आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटी। तो पब्लिक ऑथोरिटी की डेफिनेशन में इसमें क्या इंक्लूड किया गया है ये पूछा गया है। ठीक है, तो एनी ऑथोरिटीज, बॉडी और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड under the constitution, a law made by parliament, a law made by the state legislature or notification issued by the government, है ना। तो ये सब जो है ये पब्लिक ऑथोरिटी के तहत माने जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2H के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक ऑथोरिटी का अर्थ है किसी भी ऐसे प्राधिकरण, निकाय, स्वशासी संस्था से है जो संविधान के तहत, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत या सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर स्थापित की गई हो।
ठीक है, तो 2H के तहत डिफाइन किया गया है कि पब्लिक ऑथोरिटी में ऑथोरिटी आएगी एनी ऑथोरिटी, बॉडीज और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना हो, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बना हो, या स्टेट लेजिस्लेचर के तहत बना हो, या फिर कोई भी जो मतलब नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अगर कोई बॉडी बनी तो वो सब इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो जो रिकॉर्ड में नहीं किया, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन एनी फॉर्म। ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल है, जिसको नहीं दे सकते गवर्नमेंट की ऐसी कोई जानकारी, तो वो रिकॉर्ड के तहत शामिल नहीं किया गया है। तो ये सेक्शन 2 क्लॉज आई में है। As per Section 2I of the RTI Act, record includes documents, manuscripts, file, microfilms, microfiches, facsimile copies, reproduction of image and any other material produced by a computer or other device। है ना, तो किसी भी रूप में अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो कि मनुस्क्रिप्ट के रूप में है, फाइल माइक्रोफिल्म के रूप में, माइक्रोफीचे या फैक्स की कोई कॉपी है ना, या किसी कंप्यूटर के द्वारा किसी भी डिवाइस के थ्रू अगर वो दी गई है तो वो सब इसमें आएगा। हाउएवर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन एनी फॉर्म एंड एग्जिस्ट ओनली ओरली कैन नॉट बी सॉट अंडर आरटीआई एक्ट। है ना, तो जो कोई सा भी ऐसा रिकॉर्ड जो कॉन्फिडेंशियल है, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन है और जिसको रिकॉर्ड नहीं किया है किसी भी फॉर्म में, है ना, और सिर्फ ओरली ये मतलब हुई है, तो ऐसी चीज को नहीं रिकॉर्ड में माना जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या नहीं माना जाएगा, तो वो ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्टेनिंग मतलब जो गोपनीय सरकारी रिपोर्ट है ना, वो चीज इसके अंतर्गत नहीं आएगी। 2J में दिया गया है कि एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज J ऑफ द RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स इंस्पेक्टिंग वर्क को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज हो सकता है, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हैं, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटर फॉर्म, किसी भी रूप में उसको आप ले सकते हो। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन में। हाउएवर क्लासिफाइड गवर्नमेंट रिपोर्ट दैट कैन नॉट बी शेयर्ड पब्लिकली आर नॉट एक्सेसिबल अंडर द आरटीआई। मतलब क्लासिफाइड जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट में जो कॉन्फिडेंशियल रूप में वर्गीकृत की गई है, तो ऐसी रिपोर्ट जिसको पब्लिक को शेयर नहीं करनी है ना, तो वो एक्सेसिबल नहीं है अंडर आरटीआई एक्ट। तो 2J के अंतर्गत इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अंडर विच सेक्शन इन द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो किस सेक्शन में किया गया, तो सेक्शन 15 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है। तो आरटीआई Act, as per Section 15, subsection 1 of the RTI Act, each state must constitute a state information commission consisting of state chief information commissioner and other information commissioner। तो ये सब इसमें शामिल होंगे। सेक्शन 15 में इनको मेंशन किया गया है। What does थर्ड पार्टी मीन्स, थर्ड पार्टी से क्या मतलब है, ये पूछा गया है इसमें। तो any person or authority other than the citizen making the request including a public authority। ठीक है, तो वह व्यक्ति या प्राधिकरण जो सूचना मांगने वाले नागरिक के अलावा है। ठीक है, तो मतलब सिटीजन ने नहीं मांगा है, उसके अलावा किसी ने मांगा है, इसमें कोई सार्वजनिक प्राधिकरण भी शामिल हो सकता है। मतलब कोई पब्लिक अथॉरिटी ने भी इंफॉर्मेशन मांगी है तो वो थर्ड पार्टी माना जाएगा। एनी, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज N में बोला गया थर्ड पार्टी रिफर्स टू एनी पर्सन और बॉडी other than the citizen making the request including the public authority। Next है as per section 3 of the RTI Act who has the right to information। तो धारा 3 के तहत मतलब किसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो सभी सिटीजन्स को है, ऑल इंडियन सिटीजन्स। ठीक है,
तो सेक्शन 3 of the Right to Information Act states that all citizens shall have the right to access information under this act. This means that every Indian citizen can request information from public authority. ना तो यहाँ citizen को ही ये right दिया गया है, इसके अलावा किसी को right नहीं है, मतलब foreigner वगैरह ये नहीं ले सकते. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ द आरटीआई एक्ट. तो जो पब्लिक अथॉरिटी है उनकी क्या कर्तव्य है इसके बारे में पूछा गया है. तो उनके कर्तव्य है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स प्रॉपरली एंड मेक देम एक्सेसिबल, है ना. तो उनको व्यवस्थित रखे और वो उसके सुलभ, मतलब उसे प्राप्त करना सुलभ पहुंचाए, इस तरीके से वो रखे. तो ये उनकी मतलब ड्यूटीज वगैरह. तो सेक्शन 4 में ये बोला है मैंडेट दैट एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड प्रॉपरली, कैटलॉग देम, इंडेक्स देम, मतलब वो कैटलॉग में के रूप में रखना है, इंडेक्स के रूप में जमाना, इंश्योर देयर कंप्यूटराइजेशन टू दैट एक्सेस टू रिकॉर्ड इज फैसिलिटेटेड, है ना. तो ये भी करना है कि वो मतलब डिजिटल रूप में, एक है ना, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में वो सुलभ हो सके, इस वे में रखना है. फिर अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1b विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट अ पब्लिक अथॉरिटीज पब्लिश की इन्फॉर्मेशन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द आरटीआई एक्ट. तो ये तो जब आरटीआई एक्ट आया था उसके कितने दिन के भीतर, मतलब ये इसको सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना का अधिकार अधीन कितने दिन के जानकारी प्रकाशित करनी, इन्फॉर्मेशन देना था, तो वो 120 दिन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक अथॉरिटी रिगार्डिंग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, है ना. मतलब जो एकदम सक्रिय प्रकटीकरण डिस्क्लोज करना है उसके बारे में क्या प्राइमरी ऑब्जेक्ट दिया गया सेक्शन 4 के अंतर्गत क्लॉज 2 में. तो to provide information proactively so that people do not need to file RTI application, मतलब वो जानकारी ऐसी प्रदान करे ताकि उनको RTI का में आवेदन ना करना पड़े, मतलब इस टाइप से होना चाहिए उनका डिस्क्लोज कि उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके. तो प्रत्येक सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 encourages public authority to proactively disclose important information at regular intervals using various communication means, है ना. इंटरनेट, न्यूज़पेपर, अनाउंसमेंट, इस टाइप में उनको कम्युनिकेशन करना है टाइम टू टाइम जो रेगुलर इंटरवल है उसमें, सो दैट द पब्लिक डज नॉट फ्रिक्वेंटली नीड टू यूज द आरटीआई फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको जरूरत ना पड़े कि आरटीआई फाइल करें. Next, under section 5 subsection 1 of the RTI Act, within how many days of the enactment of the act must every public authority designate public information officer, है ना. तो ये एक्ट आने से कितने दिनों के अंदर जो PIO है उनकी अपॉइंटमेंट करना जरूरी था, है ना. तो 100 डेज के अंदर. Next, under section 5 subsection 2 of the RTI Act, who is responsible for forwarding RTI application to the appropriate authority. अब जब एप्लीकेशन की है ना, तो फिर अब उसके बाद वो कौन रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको प्रॉपर अथॉरिटी तक वो एप्लीकेशन पहुंचाई जाए. तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो होगा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सहायक लोक सूचना अधिकारी होगा. तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट अपॉइंट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो इसकी अपॉइंटमेंट कहाँ पे, सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी. दीज ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग आरटीआई एप्लीकेशन एंड फॉरवर्डिंग देम टू द कंसर्न PIO और अपीलेट अथॉरिटी, है ना. तो ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर सब डिविजनल लेवल पर इन सबको अपॉइंट करना जरूरी है, इन ऑफिसरों को. और ये फिर क्या करेंगे, आरटीआई एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे जो प्रॉपर अथॉरिटी है ना, PIO या अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको भी करना है. हाउ मेनी एडिशनल डेज आर गिवन फॉर रिस्पॉन्स व्हेन एन आरटीआई एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू एन AI, जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ PIO. तो यहाँ पे बोला है कि अगर APIO को नहीं दे रहे हैं, PIO को अगर फाइल कर रहे हैं तो कितने एडिशनल दिन मिलेंगे. ठीक है, तो 5 डेज मिलेंगे.
मतलब यहाँ पे इंस्टीड ऑफ पीआईओ को देने की बजाय एपीआईओ को दिया जा रहा है, ठीक है। जो एप्लीकेशन जो सबमिट की जा रही है तो 5 दिन एडिशनल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये पूछा है कि अगर जो रिस्पॉन्स देना, उत्तर देने के लिए क्योंकि देखो एपीआई की क्यों क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताइए इसकी, कि ये एप्लीकेशन को रिसीव करेगा और फॉरवर्ड कर देगा ये पीआईओ या जो भी एपीलेट ट्रिब्यूनल को। अब अगर मान लीजिए पीआईओ को ही रिस्पॉन्स देना है, पीआईओ को नहीं देना, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नहीं देना, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देना, तो उसको रिस्पॉन्स देने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए उसको कितने एडिशनल दिन दिए जाएंगे, तो उसको 5 दिन दिए जाएंगे, है ना। तो ये एपीआईओ के लिए डेज दिए गए हैं सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इन विच लैंग्वेज कैन एन आरटीआई एप्लीकेशन बी सबमिटेड। तो उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, तो इंग्लिश, हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रीजन, है ना। तो इनमें से किसी भी रूप में वो एप्लीकेशन की जा सकती है। तो सेक्शन 6 में लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो RTI application can be submitted in English, Hindi or the official language of the concerned area where the application is met। जहाँ पे किया गया है उसके concern area में ये की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट बी पीआईओ रिस्पॉन्ड टू एन आरटीआई रिक्वेस्ट। अब ये पीआईओ के लिए दिया है कि वो उसे कितने दिन में उसको रिस्पॉन्स कर देना होगा, है ना। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो कितने दिन में देना होगा, तो उसको 30 दिन के अंतर्गत अपना जवाब देना होगा, ठीक है। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 PIO must respond to an RTI request within 30 days of the receiving it if the request concern the life or liberty of a person। अब अगर रिक्वेस्ट जो है वो लाइफ से रिलेटेड है या स्वतंत्रता से, लिबर्टी से रिलेटेड है व्यक्ति के, तो वहां पे इंफॉर्मेशन 48 घंटे के अंदर देना होगी। तो ये याद रखिएगा। यूं तो बेसिकली 30 दिन है, लेकिन जहाँ लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड होगा वहाँ 48 आवर्स में देना है। What happen if a PIO fails to respond to an RTI request within the time limit specified under section 7 subsection 1। अगर वो उतने टाइम पीरियड में नहीं दे पाता है तो फिर क्या होगा, ये पूछा गया है ना। तो द रिक्वेस्ट इज टू बी रिफ्यूज्ड माना जाएगा, द रिक्वेस्ट इज डीम्ड टू बी रिफ्यूज्ड मान लिया जाएगा अगर वो उतने टाइम पीरियड में नहीं उसने दिया है तो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 इफ अ PIO fails to respond within the specified time limit the RTI request is considered to be refused। The applicant can then file an appeal under section 19 subsection 1। फिर उसके पास जो अपीलेंट है, जो एप्लीकेंट है, उसके पास राइट आ गया अपील फाइल करने का सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 के तहत, ठीक है। तो फिर वो अपील फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट 2005। तो यहाँ पूछा गया है कि मतलब एग्जम्पशन डिस्क्लोजर से देने से, मतलब जो प्रकटीकरण करना है उसके के लिए एग्जम्पशन दी गई है, तो इसमें से कौन सा जो कारण है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, मतलब एग्जम्पशन देने के कारण के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे मैटर है जिस पर एग्जम्पशन दी जा सकती है डिस्क्लोजर करने से, वहां पे डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है अगर कोई अप्लाई भी करता है। लेकिन इनमें से कौन सा कारण है जहां पर डिस्क्लोज करने से मना, मतलब अंतर्गत नहीं आता ये, ठीक है। तो यहाँ सरकारी अधिकारी का वेतन वितरण, तो ये कोई कारण नहीं है ना। बाकी सूचना जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचे, तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ ने मतलब कोर्ट ने ही उसको प्रतिबंधित कर दिया कि ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है। थर्ड है पर्सनल इंफॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, और ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है अगर अप्लाई किया भी जाता है, एप्लीकेशन आती भी है। लेकिन अगर हाँ कोई सरकारी अधिकारी का वेतन वितरण मांग रहा है तो वो ये रीजन नहीं है डिनाई करने का, यहाँ पे आप देना पड़ेगा। तो RTI अधिनियम 2005 की धारा 8 में विभिन्न प्रकार की जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देती है, जैसे राष्ट्र सुरक्षा, गोपनीय जानकारी, न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित जानकारी और व्यक्तिगत गोपनीयता से संबंधित जानकारी। हालांकि सरकारी कर्मचारी का वेतन सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होता है और इसे आमतौर पर छिपाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन इज नॉट मेंशन इन सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ द RTI एक्ट।
तो इसमें नहीं दी गई है लिस्ट उसकी जो है। तो यहाँ पे क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब का ट्राइब सर्टिफिकेट्स, तो ये मेंशन नहीं किया सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 के अंदर। बाकी कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक, ये सब मतलब एग्जम्पशन दी गई है, इसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, तो ये सब डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। लेकिन जो सी वाला पॉइंट है, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे वो दिया जाएगा, उसको छूट नहीं दी गई है, क्योंकि ये एक पब्लिक रिकॉर्ड होता है, सार्वजनिक रिकॉर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन से इनमें से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत माना जाएगा, है ना, कौन सी। तो यहाँ पर है कि जो इंफॉर्मेशन किसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन फॉरबिडन बाय कोर्ट, अब कोर्ट ने मना कर दिया है बताने से और उसको अगर डिस्क्लोज कर रहे हो तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी नहीं आएगा। और अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ये भी नहीं है, ये डिस्क्लोज कर देंगे तो इस पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। लेकिन जहाँ कोर्ट ने फॉरबिडन करा है तो वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। फिर विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड बाय द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 9, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है, केंद्रीय सूचना अधिकारी द्वारा इनमें से क्या रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, वो डिस्क्लोज करने से कौन सी चीज को मतलब मांगी गई सूचना को रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से कॉपीराइट की जो मटेरियल है उसको डिस्क्लोज करने से मना किया जा सकता है। धारा 9 के अनुसार यदि मांगी गई सूचना किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट में आती है और सरकार की संपत्ति नहीं है तो इसे शेयर करने से इनकार किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, if some part of the requested information falls under exemption, what should be done। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है और वो एग्जम्पशन के अंतर्गत आती है, उसका है ना, उसका कुछ भाग जो है आंशिक रूप से प्रकटीकरण से छूट के अंतर्गत आती हो, तो क्या किया जाएगा तब, ठीक है। तो केवल वह भाग प्रदान किया जाना चाहिए, ओनली द नॉन एग्जम्प्ट पोर्शन शुड बी डिस्क्लोज। जिसको मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें आंशिक रूप से मतलब पार्ट उसका ऐसा है कि वो इंफॉर्मेशन दिखाई जा सकती है और पार्टली उसको एग्जम्प्टेड है, तो फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो नॉन एग्जम्प्ट है पोर्शन है उसको शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, तो वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। बाकी जो डिस्क्लोज करने वाली है वो डिस्क्लोज कर दी जाएगी। तो ये सेक्शन 10 में बोला है ना, यदि कोई सूचना आंशिक रूप से प्रकटीकरण से छूट के अंतर्गत आती है तो केवल वह भाग साझा किया जाना चाहिए जो प्रकटीकरण से मुक्त है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन इफ इंफॉर्मेशन इज मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड। अगर 20 साल पुरानी इंफॉर्मेशन है तो फिर क्या किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेक्शन 8 में दिया गया है कि अगर 20 साल पुरानी है तो इट कैन बी डिस्क्लोज्ड डिस्पाइट सम एग्जम्पशंस इन सेक्शन 8। अगर है ना, अगर 20 साल पुराना भी है ना, तो ये अगर कुछ छूट भी दी गई है, छूटों के बावजूद सार्वजनिक की जा सकती है, तो 20 साल पुरानी वाली को आप सार्वजनिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स पब्लिक, तो ये नहीं है, पब्लिक नहीं हो जाती। इट कैन ओनली बी डिस्क्लोज विद गवर्नमेंट अप्रूवल ना, और इट कैन बी डिस्क्लोज विद द इंफॉर्मेशन कमीशन परमिशन, तो ये नहीं है। इसके बाद ऐसा हो जाता है कि 20 साल के बाद उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर कोई भले ही एग्जम्पशन दिया गया था, अगर कोई अप्लाई करता है उस इंफॉर्मेशन के लिए। तो धारा 8 के अनुसार 20 साल पुरानी जानकारी को धारा 1 सब सेक्शन 1 A, C और I को छोड़कर अन्य छूटों के बावजूद साझा किया जा सकता है। What section of the RTI Act defines the process of disclosing third party information? तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की प्रोसेस किस सेक्शन में दी गई है, तो सेक्शन 11 में इसके बारे में बोला गया है। तो यदि किसी सूचना अधिकारी सेंट्रल या स्टेट
इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है को ऐसी कोई सूचना देनी हो जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित हो और जिसे गोपनीय माना गया हो, तो वह पहले उस तीसरे पक्ष को सूचना देने और आपत्ति दर्ज करने का अवसर देगा। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति ने थर्ड पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी है ना, और तो वहां पे क्या करेगा, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, तो वो पहले अपॉर्चुनिटी देगा उस थर्ड पर्सन को, उसको बताएगा, है ना, और कि वो गोपनीय अगर कॉन्फिडेंशियल है तो, और वो सूचना मतलब उसको ये देगा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो पहले ही बता दे। यदि सार्वजनिक हित सूचना को गोपनीयता से अधिक महत्वपूर्ण बनाता है तो उसे प्रदान किया जा सकता है, और अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट की कोई अगर इंफॉर्मेशन है तो फिर वो गोपनीय भी है तो भी उसको प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया है? तो सेक्शन 12 के तहत इसका गठन किया गया है। धारा 12 के तहत केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या करेगी, नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, और इसके अंतर्गत क्या होगा, एक CIC होगा, है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और अधिकतर 10 सूचना आयुक्त, मतलब मैक्सिमम 10 जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है वो हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो किसकी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो बनेगा, गठन होगा, वो सेक्शन 12 में होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अपॉइंटमेंट करेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू, और जिसमें एक CIC और द मैक्सिमम 10 IC होंगे। हु अपॉइंट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो प्रेसिडेंट, हम देख चुके थे ये ऑलरेडी, है ना, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री की सिफारिश के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट तो करना है बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा, और यहाँ पे जो नॉमिनेट किया जाएगा एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जो लोकसभा के विपक्ष में है वो नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री की सिफारिश के आधार पर, मतलब इनके से ये रिकमेंड करेंगे और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड व्हाइल सर्विंग एज एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में काम कर रहा है तो फिर वो क्या काम नहीं कर सकता साथ के साथ में, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकता, बीइंग एसोसिएट विद अ पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी से नहीं जोड़ सकता, एंगेजिंग इन बिजनेस, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये सभी काम वो नहीं कर सकता। अगर वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट है और वो उसके रूप में काम कर रहा है तो इनमें से वो कुछ में किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 इसके बारे में बोलते हैं कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कोई मतलब प्रॉफिट ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट जो अदर देन है ना, मतलब अगर जिस अन्य लाभ का पद नहीं रख सकते हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हो सकते, न ही व्यवसाय या कोई प्रोफेशन चला सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लोकेटेड? तो ये जो इसका कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग, कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित होगा, हालांकि सरकार की अनुमति से अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टर्म ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिफोर द 2019 अमेंडमेंट? 2019 का अमेंडमेंट आया था, उसके पहले वो कितने साल तक के लिए काम करते थे? 5 साल। सेक्शन 13 के अनुसार पहले मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद अब कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो फिक्स टर्म थी कि 5 साल ही काम करेगा, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने साल तक काम करना है। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन कैन एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर बी रिमूव्ड? तो किस सेक्शन में उसको हटाया जा सकता है? जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको किस सेक्शन में हटाया जा सकता है? सेक्शन 14 के तहत उन्हें रिमूव किया जा सकता है। धारा 14 के तहत यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, मतलब यहाँ दोनों के लिए है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको हटाया जा सकता है अगर मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, मतलब
ठीक है, मेंटल या फिजिकली डिसेबल हो गए और भ्रष्टाचार में लिप्त तो पाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, और क्या मैं अगर वो इनकेपेबल हो गए या भ्रष्टाचार में है तो हटाया जा सकता है। What is the maximum number of information commissioner that can be appointed in the Central Information Commission? तो 10 मैक्सिमम 10 आईसी जो थे हमने देखा था सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत बताया गया है कि एक सीआईसी होगा और 10 मैक्सिमम आईसी होंगे। नेक्स्ट है, if the third party object to the disclosure of information within how many days must they submit their objection? अब अगर थर्ड पर्सन जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से ऑब्जेक्ट कर रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है, तो उनको उनका ऑब्जेक्शन कितने दिन में देना होगा? तो 10 डेज के भीतर देना होगा। धारा 11 में बोला गया है कि सूचना अधिकारी द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद, मतलब वो थर्ड पार्टी को जब वो इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा, तो ऐसे मिलने से 10 दिन के अंदर, तो तीसरे पक्ष को सूचना प्रकटीकरण के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय मिलता है। If a third party raises an objection, within how many days must be PIO make a final decision? तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको फाइनल डिसीजन देना होगा, तो फाइनल डिसीजन कितने दिन में वो देना होगा? तो 40 दिन के अंतर्गत देना होगा। तो 40 दिन के भीतर पीआईओ को उसका फाइनल डिसीजन देना होगा। तो धारा 11 के अंदर सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 के अनुसार सूचना अधिकारी को 40 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेना होगा और तीसरे पक्ष को लिखित रूप में इसका सूचना देनी होगी और रिटर्न में इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। नेक्स्ट है, हु हैज द ऑथोरिटी टू रिमूव द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस? तो प्रेसिडेंट है ना, तो इनको रिमूव कौन कर सकता है? जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, मुख्य सूचना आयुक्त, और सूचना आयुक्त को पद से हटाना है तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जाएंगे। तो सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 बोलता है द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी एंड ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड रिकमेंडेड रिमूवल, है ना। तो यहाँ पे जो इंक्वायरी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, और फिर रिकमेंड किया जाएगा कि इनको हटाओ, तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे किया जाएगा। तो मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी और एक भ्रष्टाचार में ना, करप्शन में है, तो इन सब बेसिस पर उसे हटाया जा सकता है। अंडर विच सर्कमस्टेंसेस कैन द प्रेसिडेंट रिमूव द सीआईसी और आईसी विदाउट सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी? अब हमने ऊपर वाले उसमें देखा था सेक्शन 14 में ये मेंशन किया था कि इंक्वायरी मतलब 14 क्लॉज 1 में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और फिर रिकमेंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पूछा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है? तो अगर वो एडजस्ड इंसॉल्वेंट हो गए, ना, दिवालिया घोषित हो गए, इफ कन्विक्टेड टू एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, तो वो नैतिक अधीनता से जुड़े अपराध साबित हो गया उनके खिलाफ, ठीक। और इंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, वो अगर कहीं और इंगेज है जहाँ पे उनको सैलरी मिल रही है, तो इन सब केस में वो बिना इंक्वायरी के, सुप्रीम कोर्ट के बिना इंक्वायरी के भी रिमूव किए जा सकते हैं। ये भी सेक्शन 14 में दिया है, लेकिन क्लॉज 3 में इसको मेंशन किया कि द प्रेसिडेंट में रिमूव सीआईसी और आईसी विदाउट सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी इफ दे आर इंसॉल्वेंट, है ना, एडजस्ड इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड है, ठीक है, इंगेज इन पेड एम्प्लॉय, और फिर है हैव इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस, और हैव एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट अफेक्टिंग देयर ड्यूटीज, कि ड्यूटीज को अफेक्ट करते वाले ऐसे का कोई इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट से वो जुड़े हुए हैं, अदर इंटरेस्ट से, तो फिर वो हटाए जा सकते हैं। हु अपॉइंट्स द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो सेंट्रल लेवल का जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं और जो स्टेट लेवल का है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में इनके बारे में मेंशन किया गया है। द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, अब रिकमेंड गवर्नर अपॉइंट करेंगे, लेकिन रिकमेंड कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट बाय द चीफ मिनिस्टर, कोई जो कैबिनेट मिनिस्टर है जिनको नॉमिनेट चीफ मिनिस्टर ने करेगा था, तो इन सबके जो कमिटी है उसके द्वारा रिकमेंड किया जाएगा और फिर गवर्नर अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट है
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अलाउड? तो SIC कितने को होगा? तो 10। सेम सेंट्रल में भी यही था कि मैक्सिमम 10 होगा, कि एक CIC होंगे और 10 मैक्सिमम IC होंगे। वैसे ही यहाँ पर भी है। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में बोला स्टेट इंफॉर्मेशन शेल कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो एक तो SCIC होंगे और 10 जो है मैक्सिमम जो होंगे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द स्टेट? तो यहाँ पे भी पहले मतलब क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट वो करेंगे। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर एज पर अमेंडमेंट एक्ट, तो 2019 के अमेंडमेंट के बाद इनका कार्यकाल कितना होगा? तो एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल केस में भी यही था कि प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बिफोर जो था 5 साल था। एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ऑफ द RTI एक्ट amendment 2019, the tenure of the SCIC and SICS is determined by the central government. अनलाइकली द अर्लियर जो पहले टाइम पीरियड था 5 साल का टेन्योर था, और हाउएवर दे कैन नॉट कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द एज ऑफ 60, मतलब जो पहले हो जाए 5 साल या फिर 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर पहले ये दिया गया था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। Who has the authority to remove the state chief information commissioner और state information commissioner, है ना? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इनको कौन रिमूव कर सकता है। तो अपॉइंटमेंट जो था गवर्नर द्वारा ही था और रिमूव भी गवर्नर द्वारा ही है। Section 17 of the RTI Act, the removal process of the SCIC and SICs is similar to the CIC and ICS, the national level, but it is executed by the governor instead of president. तो उसमें president होते हैं और इसमें governor हो जाएंगे। Where will the headquarter of the State Information Commission is located? ठीक है, तो any place notified by the ऑफिशियल गेजेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है ऑफिशियल गजेट में जिस भी स्थान को, तो वहां पर ये होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सब सेक्शन 7 ऑफ द RTI एक्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल बी एट द प्लेस स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेट। नेक्स्ट है हु डिटरमाइन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ SCIC एंड SICS। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके इनकी जो सैलरी है वो डिटरमाइन करते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 ऑफ द RTI एक्ट अमेंडमेंट 2019, द सैलरीज अलाउंसेस और अदर सर्विसेज कंडीशन ऑफ द SCIC एंड SIC आर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएगा। Who administer the oath of the state chief information commissioner and the state information commissioner? तो oath कौन दिलाएगा? गवर्नर दिलाएंगे। सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 ऑफ द RTI एक्ट, oath or affirmation before the governor before assuming office. Can a state information commissioner be appointed as the state chief information commissioner? अब इसमें पूछा गया है जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, क्या उसको स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है, राइट आंसर है। एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ऑफ द RTI एक्ट 2005, अ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड एज द SCIC, हाउएवर देयर टोटल टेन्योर शुड नॉट एक्सीड 5 ईयर्स। तो उनका जो टोटल टेन्योर है ना, वो मतलब इस दोनों ही रूप में मिलाकर, ठीक है, राज्य सूचना आयुक्त के रूप में और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 17 ऑफ द RTI एक्ट, हु हैज द अथॉरिटी टू रिमूव द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एज अ और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो गवर्नर है इसमें, राइट आंसर है, सेक्शन 17 में दिया गया है। मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के जो प्रूव हो जाता है उसके आधार पे हो जाएगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भी इंक्वायरी करेगी। नेक्स्ट है अंडर विच कंडीशन कैन अ गवर्नर डायरेक्टली रिमूव अ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर विदाउट अ सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस, मतलब उनको रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। तो सेम वही है, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हो गया, पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड द हिज ऑफिस, ठीक है, अदर मतलब उसका भी जो ऑफिस पे जिस
पोस्ट पे है, उसके अलावा अदर और पेड सर्विस पर है ना। और अगर वो किसी कन्विक्टेड है क्रिमिनल क्राइम इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, तो ये इन सभी केस में उनको बिना सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के हटाया जा सकता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में दिया गया है, ठीक है। तो और उसमें अदर कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ड्यूटी, ऐसे अगर इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है, मेंटल या फिजिकल इनकैपेसिटी में है, तो यहाँ पे उन्हें हटाया जा सकता है। Which section of the RTI Act deals with the powers and functions of the Information Commission? है ना, तो सेक्शन 18 में उनके जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उनके पावर और फंक्शंस दिए गए हैं। तो जिसमें क्या क्या दिया गया, इंक्लूडिंग इन्वेस्टिंग कंप्लेंट, समनिंग विटनेसेस एंड एक्सेसिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, ये सब इसमें दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।